जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल D2M स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लूसेंट ऑब्जेक्टिव का जो न्यू बुक मार्केट में आया हुआ है, उस बुक का हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया है। और ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास का सेकंड टॉपिक है, ऐतिहासिक स्रोत। तो ऐतिहासिक स्रोत से हम प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और दोस्तों हम देखते हैं प्रश्न को। दोस्तों बता दूं कि इस टॉपिक से आपके टोटल 80 प्रश्न हैं, तो आप ज़रूर वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो चलिए हम देखते हैं पहले नंबर प्रश्न से, जो कि पहला आपका प्रश्न दिया गया है कि बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोत को क्या कहा जाता है। यानी कि जो बीते हुए घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले जो स्रोत होते हैं, जो रिसोर्सेस होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐतिहासिक स्रोत, जो कि ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 2 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वो आपसे पूछा गया कि कौन से कथन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका पहला कथन है कि साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं। तो हाँ, बिल्कुल सही है। दोस्तों बता दूं कि जो साहित्यिक स्रोत होते हैं उसकी तुलना में जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं वो अधिक प्रमाणित होते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो पुरातात्विक स्रोत हैं ये दोस्तों ये बोल सकते हैं कि ये दोस्तों ज़मीन के खोज से निकाला जाता है और ये दोस्तों वास्तविक माना जाता है पुरातात्विक स्रोत। तो हम बोल सकते हैं कि साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत जो है अधिक प्रमाणित होते हैं। पुरातात्विक स्रोत में जैसे मान लेते हैं कि मिट्टी के अंदर से हम कोई वस्तु को निकालें तो वह वस्तु उस समय के काल के जानकारी देता है, यानी कि उस काल में जो घटित घटनाएं होती हैं उसका ठोस जानकारी देता है। कौन? पुरातात्विक स्रोत। इसलिए साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं। अगला जो है आपका प्रश्न संख्या 3 दिया गया है। प्रश्न संख्या 3 आपका क्या दिया गया है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो कौन से वेद में हो जाएगा? तो आपका ऋग्वेद में हो जाएगा। किसमें? ऋग्वेद में। दोस्तों बता दूं कि ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,462 ऋचाएँ हैं। कितना? 10,462 ऋचाएँ हैं। और ऋचाएँ को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। यजुर्वेद, इसमें दोस्तों यह एकमात्र ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में लिखा गया है। और दोस्तों बता दूं कि यजुर्वेद में आपके यज्ञ के समय जो बोल सकते हैं कि बलि के समय जो नियम होते हैं उसके बारे में जो जिक्र किया गया है वह यजुर्वेद में है। सामवेद, इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का। क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद, अथर्व ऋषि के द्वारा रचित ये अथर्ववेद, इसमें दोस्तों जादू टोना पाप वशीकरण के बारे में जिक्र किया गया है। 4 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है। तो दोस्तों बता दो कि श्रुति ग्रंथ के अंतर्गत संहिता आते हैं, इसके अलावा ब्राह्मण आते हैं, उपनिषद आते हैं और संहिता में ही दोस्तों आपके वेद होते हैं। चारों वेदों को मिलाकर संहिता कहा जाता है, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये दोस्तों श्रुति ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं, लेकिन पुराण नहीं आता है। आपको ध्यान में रखना है, पुराण जो है ये आपके श्रुति ग्रंथ के अंतर्गत नहीं आता है। दोस्तों बात करें पुराणों की संख्या टोटल 18 है। कितने? 18 पुराण है। और सबसे पुराना पुराण माना जाता है वो दोस्तों आपका मत्स्य पुराण है। और मत्स्य पुराण का संबंध सातवाहन वंश से है। अगला आपका प्रश्न संख्या 5 दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है, और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है, यानी कि विश्व में नहीं पाया जाता है। तो ये दोस्तों कौन सा ग्रंथ दावा करता है? तो महाभारत। कौन करता है? महाभारत। और महाभारत की रचना दोस्तों किसने किया था? तो महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? तो 18 दिनों तक चला था। बाकी सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में हमने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या जो है आपका 6 दिया गया है। 6 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। तो दोस्तों बता दो कि त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है ये दोस्तों बौद्धों का है। किसका है? बौद्धों का है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी जो हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जातक किसका ग्रंथ है? तो दोस्तों बता दूं कि जातक जो है ये दोस्तों किसका ग्रंथ हो जाएगा? तो जातक ये आपका बौद्ध का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? आपका बौद्धों का ये ग्रंथ है जातक। क्या है? जातक।
अगला आपका प्रश्न संख्या 8 दिया गया है, मिलिंद पन्हो मिलिंद के प्रश्न और राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। तो आप सभी को पता होगा मिलिंद पन्हो और नागसेन की प्रश्न और उत्तर के बारे में इस पुस्तक में दिया गया है। तो दोस्तों वह बौद्ध भिक्षु कौन था, नागसेन, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र, कौटिल्य की अर्थशास्त्र जो है इसमें दोस्तों राजनीति के बारे में बताया गया है और इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। अगला आपका प्रश्न संख्या 10 दिया गया कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया। तो अभी जस्ट बताया था राजनीतिक नीतियां, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 11 दिया गया कि कलहन की पुस्तक का नाम क्या है। तो दोस्तों बता दूं कि कलहन के जो पुस्तक है वो दोस्तों आपका राजतरंगिणी, क्या हो जाएगा, राजतरंगिणी। और इसमें दोस्तों कश्मीर के इतिहास के बारे में चर्चा की गई है। कहाँ, कश्मीर के इतिहास के बारे में चर्चा की गई है राजतरंगिणी में। इंडिका दोस्तों किसने लिखा था, मेगास्थनीज के द्वारा। अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा। और पुराण किसने लिखा था, तो लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा। अगला आपका प्रश्न संख्या 12 दिया गया कि अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों बता दो कि अष्टाध्यायी जो है ये दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये दोस्तों पाणिनि के द्वारा, किसके द्वारा, पाणिनि के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। वाल्मीकि ने दोस्तों रामायण को लिखा, वेद व्यास ने महाभारत को लिखा। अगला आपका प्रश्न संख्या 13 दिया गया कि महाभाष्य की रचनाकार का नाम क्या है। तो महाभाष्य जो लिखा गया था ये दोस्तों पतंजलि के द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन नंबर बी राइट है। कालिदास के दोस्तों बहुत सारे हैं, मेघदूतम, फिर इसके बाद आपका अग्निमालमित्रम, इसके बाद मेघदूतम, ये सब दोस्तों कालिदास के द्वारा लिखा गया है पुस्तकें। अगला प्रश्न है कालिदास के द्वारा जो मालविका अग्निमित्रम नाटक का नायक था। तो दोस्तों इस नाटक के जो नायक था वो दोस्तों कौन था, तो वह दोस्तों था अग्निमित्र। कौन था, अग्निमित्र, ऑप्शन नंबर सी राइट है। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है। तो हर्षचरित वाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। वाल्मीकि के द्वारा रामायण, वेदव्यास के द्वारा आपका क्या है, महाभारत। अगला प्रश्न है विक्रमाचित्र, क्या आपका है, विक्रमाचित्र के रचनाकार का नाम है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पृथ्वीराज विजय, क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहाँ पे दोस्तों क्या है कि विक्रमाचरित्र के रचनाकार का नाम क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बिलहन। कौन है, बिलहन है। और चंद्रबरदाई के द्वारा रचित ग्रंथ जो है वो दोस्तों आपका पृथ्वीराज रासो है, जिसमें चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया गया है। और इसी में कहा गया था 4 बास और 24 गज अंगुल अष्ट प्रधान ताऊ पर सुल्तान है मच्चू को चौहान, जो कि दोस्तों चंद्रबरदाई जो कि इनका सेनापति था, आपको पता होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या जो है 18 दिया गया है। 18 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने का इतिहासकार नहीं था। तो निर्याकस आया था, एनासिक्रेटस आया था और अरिस्टोबुलस आया था, लेकिन हेरोडोटस नहीं आया था। हेरोडोटस आप सभी को पता होगा, यह एक यूनानी इतिहासकार था और इसे इतिहास का पिता भी कहा जाता है। और इसके द्वारा लिखा गया जो पुस्तक था वो हिस्टोरिका था। हिस्टोरिका में दोस्तों इसने इतिहास को सुव्यवस्थित तरीक़ों से लिखा, इसलिए इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया। तो सबसे पहले जो दौरा किया था वो दोस्तों कौन किया था, मेगास्थनीज, क्या हो जाएगा, मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है कि मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है। तो दोस्तों बता दूं कि मेगास्थनीज का जो पुस्तक है वो इंडिका है, इंडिका, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जियोग्राफिया की रचना किसने की। तो दोस्तों बता दूं कि जियोग्राफिया की जो रचना है वो दोस्तों किसके द्वारा किया गया था, तो स्ट्रैबो के द्वारा, ऑप्शन सी राइट है। अगला प्रश्न है कि प्लिनी के पुस्तक का नाम क्या है। तो प्लिनी के जो एक पुस्तक है जिसका नाम जियोग्राफिया है, क्या है, जियोग्राफिया, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है कि पेरिप्लस ऑफ एथेरियन सी की रचना किसने की थी। तो पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी, जो कि दोस्तों एक यूनानी लेखक है जिसके बारे में पता नहीं चला है। तो राइट आंसर हो जाएगा अज्ञातनामा, यूनानी लेखक, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि फाहियान कहाँ का निवासी था। तो आप सभी को पता होगा फाहियान चीन का निवासी था और फाहियान जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, जो कि अगला प्रश्न दिया ही है कि फाहियान किसके शासनकाल में आया। तो ये दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया। वहीं दोस्तों पूछ लिया जाता है
कि वेनसांग किसके राज दरबार में आया था, तो वेनसांग दोस्तों किसके काल में आया था, तो दोस्तों आपके हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया, तो दोस्तों वेनसांग, ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है कि 19वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया, तो कौन से साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया, तो दोस्तों पाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाल। अगला प्रश्न है कि अल-बरूनी किसके शासनकाल का इतिहासकार था, तो अल-बरूनी दोस्तों मोहम्मद गजनवी के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था, तो ये मोरक्को से आया था, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, तो इब्न बतूता जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है कि फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देवराय द्वितीय। अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो 1861 ईस्वी में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व के जनक द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किसे कहा जाता है, तो ये दोस्तों कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला आपका 34 नंबर प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे, तो हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। कौन थे, दयाराम साहनी, और इसकी खोज दोस्तों कब की गई, 1921 में। वहीं दोस्तों पूछ लिया जाए मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में किया था, किसने किया था, राखलदास बनर्जी। और जो मोहनजोदाड़ो है ये दोस्तों सिंधु नदी के किनारे, कौन सी नदी, सिंधु नदी के किनारे है। वहीं दोस्तों हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा दोस्तों रावी नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, तो 1921 में हड़प्पा और 1922 में किसका, मोहनजोदाड़ो। अगला आपका 36 नंबर प्रश्न दिया गया है। 36 नंबर आपका प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, तो दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी हो जाएगा, जिसे शॉर्ट में आर डी बनर्जी भी कहते हैं। 37 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, तो सर जॉन मार्शल थे। अगला प्रश्न है क्या आपका है न्यूमिस्टिक्स क्या है, तो दोस्तों स्टडी ऑफ कॉइन यानी कि सिक्कों का अध्ययन जो है आपका न्यूमिस्टिक्स कहलाता है, तो सिक्के और धातुओं का अध्ययन, ऑप्शन बी राइट है। अगला प्रश्न है एशिया माइनर स्थित बोगासकोई का महत्व इसलिए है, तो बोगासकोई का महत्व दोस्तों किस लिए है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यानी कि वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताएं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। 40 नंबर प्रश्न है कि अशोक के शिलालेख को पढ़ने का प्रथम जो अंग्रेज़ कौन था, तो ये दोस्तों जेम्स प्रिशम था, और इसने कब पढ़ा था, तो 1837 ईस्वी में। कब, 1837 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखी गई है, तो प्राकृत और ब्राह्मणी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्राकृत और ब्राह्मणी। बोला गया कि कहाँ से अशोक के द्विभाषाई यानी कि ग्रीक और अरमाइक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो ये दोस्तों प्राप्त हुए हैं सर ए कुन्हा कंधार से। अगला प्रश्न है अशोक के मनसेहरा यानी कि पाकिस्तान एवं सवादगढ़ी पाकिस्तान के प्रांत शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है, तो खरोष्टी लिपि, क्या हो जाएगा, खरोष्टी लिपि। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, तो ये हो जाएगा खरोष्टी लिपि। अगला प्रश्न है हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित करता है, तो हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित करता है, तो ये दोस्तों किसे संदर्भित करता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केवल वासुदेव से, ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है, तो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित जो अभिलेख हो जाएगा वो दोस्तों हाथीगुम्फा अभिलेख हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाथीगुम्फा अभिलेख, ऑप्शन नंबर ए राइट है। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा के द्वारा जारी किया गया था, तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा शक क्षत्रप रुद्र दमन द्वारा, जो कि दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट है। 48 नंबर प्रश्न है काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है, तो ये रुद्र दामन के। अगला आपका 49 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है, तो ये दोस्तों महाक्षत्रप रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख में। 50 नंबर प्रश्न है कि समुद्रगुप्त के सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस जो है अभिलेख में उपलब्ध है,
तो दोस्तों समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों के बारे में जो वर्णन किया गया है वो दोस्तों कौन सा अभिलेख में किया गया है, तो आपका प्रयाग के अभिलेख में। 51 नंबर प्रश्न है कि प्रयाग प्रस्ती अभिलेख के लेखक हरिसेन किस शासक के दरबारी कवि थे। तो प्रयाग प्रस्ती के अभिलेख के जो लेखक हैं वो कौन है, हरिसेन, आपको ध्यान में रखना है। और हरिसेन दोस्तों किसके दरबारी कवि थे, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समुद्रगुप्त। क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है कि मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुई थी। तो दोस्तों किस सदी में हुई थी, तो चतुर्थ सदी में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के महरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंद्र। क्या हो जाएगा, चंद्र। अगला प्रश्न है सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है। तो ये दोस्तों एरण अभिलेख में मिलता है। कहाँ मिलता है, एरण अभिलेख में। एरण अभिलेख के संबंध किस शासक से है, तो एरण अभिलेख के जो संबंध है ये दोस्तों कौन से शासक से है, तो भानुगुप्त से हो जाएगा। अगला जो है आपका प्रश्न दिया गया है कि एहोल प्रस्ती का रचयिता रवि कृति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। क्या हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय। अगला आपका है हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है। तो इस संघर्ष की जानकारी जो है वो दोस्तों एहोल अभिलेख से मिलता है। अगला प्रश्न है कि रवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एहोल के उत्कीर्ण लेख में। अगला प्रश्न है कि अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजा प्रथम। अगला प्रश्न है कि कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा उत्तर मेरूर। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ था, तो 600 ईसा पूर्व में। भारत के प्राचीनतम मुद्रा को माना जाता है तो आहत सिक्के कहा जाता है, जिसे साहित्य में कासार्पण कहा जाता है। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी, तो भारत में सर्वप्रथम जो स्वर्ण मुद्राएं हैं वो दोस्तों इंडो बैक्ट्रियन ने चलाया था। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे। तो सर्वाधिक शुद्ध सिक्के अगर आपसे पूछ लिया जाए तो दोस्तों कुषाण। अगला प्रश्न है कि सातवाहनों के समय मुद्रा का सर्वाधिक किस धातु के बने होते थे, तो सीसा के बने होते थे, ऑप्शन ए राइट है। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। तो बड़े पैमाने पर जो स्वर्ण मुद्राएं हैं वो दोस्तों किसने चलाया था, तो वो दोस्तों चलाया था कुषाण शासकों ने, ऑप्शन नंबर सी राइट है। 67 नंबर आपका प्रश्न दिया गया कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे, तो गुप्त काल में। निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आगरा। अरिक जो है क्या पूछा गया है कि रोमन सिक्के मिले हैं, निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अरिकमेडु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अरिकमेडु। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये गुफाओं के शैल चित्रों के लिए, ऑप्शन नंबर जो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। और भीमबेटका दोस्तों मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे, तो स्वर्ण भूमि के नाम से जानते थे। अंकोर वाट कहाँ स्थित है, तो अंकोर वाट दोस्तों ये कंबोडिया में है और यहीं पे दोस्तों विष्णु की मंदिर भी है। अगला प्रश्न है कि प्लिनी के किस कृति में नेचुरल हिस्ट्री की भाषा रचित है, तो नेचुरल हिस्ट्री जो कि प्लिनी के द्वारा लिखा गया है नेचुरल हिस्ट्री, और ये दोस्तों किस भाषा में, लैटिन भाषा में। अगला प्रश्न है कि चचनामा के सिंध का इतिहास और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा अरबी भाषा। क्या हो जाएगा, अरबी भाषा। 74 नंबर प्रश्न है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्ति, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं के कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय है, तो मागध हो जाएगा। चीनी यात्री सयुगन भारत यात्रा की थी, तो ये दोस्तों 518 ईस्वी से 522 ईस्वी के मध्य। अगला प्रश्न है कि महाभारत युद्ध के लिए 1301 ईस्वी में ईसा पूर्व में तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है, तो ये पुलकेशिन के द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। अगला प्रश्न है कि रबातक अभिलेख संबंधित है, तो ये कनिष्क से संबंधित है। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो हेरोडोटस। क्या हो जाएगा, हेरोडोटस। अगला प्रश्न है कि किसने ब्राह्मणी
खरोष्टी लिपियों का उद्भाषित किया? तो ये दोस्तों जेम्स प्रिस्म ने किया था। अगला प्रश्न दिया गया है 80 नंबर प्रश्न है कि चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चचनामा को फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी, ऑप्शन नंबर सी राइट है। तो दोस्तों यहाँ पे 80 प्रश्न थे ऐतिहासिक स्रोत से, जो कि दोस्तों ये प्रश्न कंप्लीट हुए। अगला जो टॉपिक है वो दोस्तों आपका है प्राग ऐतिहासिक काल, जो कि दोस्तों हम इसके ऑब्जेक्टिव को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।